गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज पद्मा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं। उदारवादी दृष्टिकोण लोकतांत्रिक आदर्शों, नीतियों और मूल्यों पर आधारित है। ये दृष्टिकोण मानव स्वभाव को अच्छा मानता है और ऐसा मानता है कि आईपी में सहयोग के व्यापक क्षेत्र मौजूद हैं। तो हमने पिछली क्लास में उदारवादी दृष्टिकोण के 4 स्वरूपों पर चर्चा की थी। इसके 4 स्वरूप हैं, जिसके 2 स्वरूपों पर हमने चर्चा कर ली थी। समाजशास्त्रीय उदारवाद यानी कि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म एंड अंतर्निर्भर उदारवाद यानी कि इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म। इन दोनों पर हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ इसके मेन पॉइंट फिर से हम देख लेते हैं। जो समाजशास्त्रीय उदारवाद है यानी कि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है, इसमें जो प्रमुख समर्थक हैं इसके जॉन बर्टन है और कार्ल ड्यूस भी माने जाते हैं। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई है तो कौन है? वो जॉन बर्टन है। और जॉन बर्टन ने विश्व समाज की संकल्पना दी है और इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग आईपी में समूह संगठनों का जो है विशेष महत्व दिया जाता है। अब हम आत्मनिर्भर उदारवाद के जो प्रमुख समर्थक हैं उसको देख लेते हैं। जोसेफ नाइफ एंड रॉबर्ट ओवन इसके प्रमुख समर्थक हैं और इसमें जो इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म है इसको कोहेन एवं नाई ने इसको 2 पार्ट में विभाजित किया है। जो राजनीति को कोहेन एवं नाई ने राजनीति को 2 क्षेत्र में विभाजित किया है, उच्च राजनीति का क्षेत्र और निम्न राजनीति का क्षेत्र। जो उच्च राजनीति का क्षेत्र है उसमें सैनिक गतिविधियों को रखा गया है, जबकि जो निम्न राजनीति का क्षेत्र है कोहेन एवं नाई ने इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है और इसमें आर्थिक गतिविधियां राजनीतिक गतिविधियों को हैंडल करती हैं यानी कि उनको प्रभावित करती हैं। तो ये सारी बातें जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और जैसा कि नोट में यहाँ पर दिया भी गया है, उच्च राजनीतिक क्षेत्र को आत्मनिर्भर संबंधों को प्रभावी नहीं माना जाता है। ये उच्च राजनीति का जो क्षेत्र है आत्मनिर्भर संबंधों को स्थापित करने में प्रभावी नहीं माना जाता है। किसको? जो निम्न राजनीति का क्षेत्र है उसको ज्यादा प्रभावी मानते हैं। और कोहेन एवं नाई की जो पुस्तक हमने बात की थी, पावर एंड गवर्नेंस इन अ पार्शियली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये इनकी पुस्तक पर हमने चर्चा कर ली थी। और आत्मनिर्भर उदारवाद का विकास होता कब है? तो 1970 के दशक में माना जाता है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम देखेंगे इसका तीसरा स्वरूप जो उदारवादी दृष्टिकोण है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आईपी में जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसके 4 स्वरूपों में हम तीसरा स्वरूप देखने जा रहे हैं, जो है संस्थागत उदारवाद यानी कि इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। देखो यहाँ पर जो संस्थागत उदारवाद है इसके अगर हम मेन पॉइंट को देखें टू द पॉइंट ही चलने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम में फालतू चीजें से बच करके और फैक्ट आपको लर्न हो सके। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आप सारी चीजों को नोट डाउन करते रहेंगे ताकि आपके खुद के अपने नोट्स तैयार हो जाए। इसीलिए पहले मैं क्लासेस देती थी उसमें सारे नोट्स मैं लिख करके देती थी इंपॉर्टेंट, बट उसमें क्या होगा कि आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, आपके अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार होनी चाहिए। इसलिए मैं एक्सप्लेन अब ज्यादा करूंगी और मेन पॉइंट को मैं दिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी। तो संस्थागत उदारवाद की बात करें तो संस्थागत उदारवाद क्या करता है कि शांत स्थापना को महत्व देता है, यानी कि जो शांति स्थापना है इसका प्रमुख केंद्रीय विषय माना जाता है। तो इसका जो है अगर हम केंद्रीय विषय की बात करें कि इसका केंद्रीय विषय क्या है, तो इसका केंद्रीय विषय क्या है? शांति स्थापना। शांति स्थापना जो है इसका क्या है? केंद्रीय विषय है। और संस्थागत उदारवाद व्यक्ति या व्यक्ति समूह के स्थान पर या व्यक्ति समूह को इतना महत्व नहीं देता है, बल्कि उसके स्थान पे क्या करता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से शांति की स्थापना का प्रयास करता है। तो इसका केंद्रीय विषय क्या है? शांति स्थापना है। और किसके माध्यम से? अंतरराष्ट्रीय, जो ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनके माध्यम से। सब आप नोट डाउन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से
माध्यम से ये क्या करता है कि शांति स्थापना करने का प्रयास करता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन कैसे हो गए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गई, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई EU, और क्या हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया WTO, फिर क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व बैंक हो गया, ठीक है, और IMF हो गया, IMF ये हो गए, और WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये क्या है, सब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं और इन्हीं के माध्यम से क्या करता है, ये शांति स्थापना करने की कोशिश करता है। ये क्या करता है, संघर्ष के स्थान पर शांति का समर्थन करता है। जो ये दृष्टिकोण है संस्थागत उदारवाद, संघर्ष को ये कोई जगह नहीं देता है, उसके स्थान पर शांति को समर्थन देता है। शांति और सहयोग जो है इसका मुख्य विषय है। और संस्थागत उदारवाद IP के संबंध में आधारभूत मान्यताओं का समर्थन करता है। यानी जो आधारभूत मान्यताएं हैं, ये नहीं कि हर किसी मान्यता को जो कि सुपरस्टिशंस पे आधारित हो, यानी कि अंधविश्वास पर, ऐसा नहीं। जो आधारभूत मान्यताएं हैं उनका समर्थन करता है और उसी के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की प्रवृत्ति का विकास करना चाहता है। तो ये भी ध्यान देंगे कि ये आधारभूत मान्यताओं का समर्थन करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की प्रवृत्ति का विकास भी करना चाहता है। यानी कि ये अपना दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक रखना चाहता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर आपके हो गए। केंद्रीय विषय इसका शांति स्थापना है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से करना चाहता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी जो है संस्थाएं इसकी हो गई हैं, ठीक, मानी जाती हैं। आगे देखेंगे, जो संस्थागत उदारवाद है IP के संबंध में व्यवहारवादी प्रवृत्ति पर बल देता है। यानी कि ये जो व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है, व्यवहार में क्या चीजें आ रही हैं, क्या चीजें घटित हो रही है, क्या चीजें हो सकती है, क्या अडॉप्ट की जा सकती है, उन पर बल देता है। जो अनुभववादी दृष्टिकोण के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल्यांकन करती हैं। तो ये व्यवहार परक है, यानी कि व्यवहारवादी प्रवृत्ति पर बल देता है। एक यहाँ पर ये भी आपका पॉइंट हो गया कि व्यवहारवादी प्रवृत्ति पर बल देता है, ठीक है, प्रवृत्ति पर बल देता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और जो संस्थागत उदारवादी विचारक संस्थाओं के द्वारा प्रगतिशील सहयोगी सीमाओं को रेखांकित करते हुए ये बताते हैं कि जैसे जैसे राज्यों का संस्थानीकरण होगा उसी प्रकार नीतियों का स्वरूप विश्वव्यापी बनेगा। यानी कि जितना ज्यादा संस्थानों का जो है विकास होगा, संस्थानों का इम्प्रूवमेंट होगा, उतना ही ज्यादा जो है नीतियों का स्वरूप भी विश्वव्यापी बन जाएगा। तो निष्कर्षतः आप ये कह सकते हैं इन अ नटशेल कि संस्थागत उदारवाद की स्पष्ट धारणा है कि संस्थाएं निरंतरता एवं स्थायित्व की भावना को प्रोत्साहन देती हैं, ठीक है, और राज्यों के बीच विकासशील सहयोग को बढ़ावा देती हैं। यह एक ऐसे परिवेश का निर्माण करती हैं जिसमें स्थायी शांति की संभावना का विकास हो सके। तो वही है कि संस्थाओं की निरंतरता और स्थायित्व पर इनका विश्वास है, जो संस्थागत उदारवाद है, और जो स्थायी शांति की ये दरकार करती हैं, स्थायी शांति की बात ये करती हैं। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब हम देखेंगे गणतांत्रिक उदारवाद यानी कि रिपब्लिकन लिबरलिज्म, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है गणतांत्रिक उदारवाद यानी कि रिपब्लिकन लिबरलिज्म, तो गणतांत्रिक जैसा नाम से इसका पता चल रहा है, ऐसा तंत्र है जिसमें जो देश का सर्वोच्च पद है उसमें क्या होता है, वो पद आम नागरिक में से कोई भी व्यक्ति उस पद पर निर्वाचित होकर आएगा। तो इसे ही जो है गणतांत्रिक या रिपब्लिकन बोलते हैं। जो जर्मन विचारक कांट हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि लोकतांत्रिक राज्य आपस में युद्ध नहीं करते हैं। ये जो कांट का मानना है, कांट, इमैनुअल कांट, ये क्या मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक राज्य हैं ये आपस में युद्ध नहीं करते हैं। और कांट की जो यही मान्यता है, इसको
माइकल डॉल ने आगे बढ़ाया, पुनर्जीवित किया है। तो माइकल डॉल के अनुसार जो है पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक राज्य अपने संस्थाओं का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं। तो जो माइकल डॉल हैं, माइकल डॉल ये क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो लोकतांत्रिक राज्य हैं, यानी कि जिन जिन देशों, राज्य का मतलब यहाँ देशों से है, जो जो जिन जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो जो है अपना जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक नियमों के अंडर रहते हुए ये सभी जो है समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। ये ऐसा मानते हैं। और माइकल डॉल को लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत का जनक कहा जाता है। तो माइकल डॉल को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत का जनक माना जाता है। इनको नोट कर लेंगे। जो और भी चीजें हमने बोली आपके लिए न्यू है तो आप उसे भी नोट डाउन कर लेंगे। जनक इनको किसको माना जाता है, माइकल डॉल को। और इन्होंने कांट के विचारों को पुनर्जीवित किया है, आगे बढ़ाया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो ये रिपब्लिकन लिबरलिज्म है, इसका अगर हम देखें कि मूल मंत्र क्या है, मूल बात इसके अंदर क्या है, तो जो ये गणतंत्रवादी उदारवाद है, ये इस बात पर बल देता है कि जो परस्पर संबंध होते हैं वो शांतिपूर्ण सहयोग पर आधारित होते हैं। तो ये क्या है, इसके संबंध, यानी कि जो परस्पर संबंध हैं किसके बीच में, देशों के बीच में, ये शांतिपूर्ण सहयोग पर आधारित होने चाहिए, होते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण सहयोग पर आधारित होते हैं। ये इस जो है दृष्टिकोण की मूल्य मान्यता है। और आगे बताते हैं कि जब शांतिपूर्ण सहयोग पर आधारित होते हैं, जिसमें क्या होता है, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंध देशों में स्थायित्व ला देते हैं। तो जब शांतिपूर्ण सहयोग पर आधारित इनके संबंध होते हैं तो क्या होता है, वहां पर व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध भी होते हैं देशों के बीच में। जब व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो क्या होता है, इन देशों में क्या हो जाता है, स्थायित्व ला देते हैं। इनके जो इन देशों के बीच में संबंध होते हैं, इन संबंधों में स्थायित्व आ जाता है। तो व्यापारिक संबंध क्या करते हैं कि स्थायित्व ला देते हैं। देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें क्या होता है, स्थायित्व ला देते हैं। देखो यहाँ पर जो है शांति के लिए 3 प्रमुख कारक गणतांत्रिक उदारवाद के आधार स्तंभ हैं माइकल डोयले के अनुसार। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 है, क्या है नंबर 1 कि शांतिपूर्ण विवाद समाधान, शांतिपूर्ण विवाद समाधान, शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर आधारित घरेलू राजनीति संस्कृति की उपलब्धता। ठीक है, उसको आप आगे नोट डाउन करेंगे। शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर आधारित घरेलू राजनीति संस्कृति की उपलब्धता। और दूसरा क्या है, दूसरा है लोकतांत्रिक शक्तियों द्वारा सामान्य नैतिक मूल्यों में विश्वास। तो जो ये लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, लोकतांत्रिक शक्तियां यानी कि बात हो रही है जो लोकतांत्रिक देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, उनकी बात हो रही है। तो लोकतांत्रिक शक्तियों द्वारा सामान्य नैतिक मूल्यों में विश्वास। तो सामान्य शक्तियों के द्वारा सामान्य नैतिक मूल्यों में विश्वास की बात भी ये करता है, नैतिक मूल्यों में विश्वास की बात करता है। और जो तीसरा पॉइंट है, आर्थिक विकास के लिए प्रभावशाली आत्मनिर्भर संरचना की स्थापना। तो आर्थिक विकास के लिए प्रभावशाली आत्मनिर्भर संरचना की स्थापना, आत्मनिर्भर संरचना की स्थापना किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए।
ये 3 पॉइंट जो है माइकल डॉयले देते हैं कि शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर आधारित घरेलू राजनीतिक संस्कृति की उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि लोकतांत्रिक शक्तियों द्वारा सामान्य नैतिक मूल्य में विश्वास होना चाहिए। चौथा क्या है कि आर्थिक विकास के लिए प्रभावशाली आत्मनिर्भर संरचना की स्थापना होनी चाहिए। ये 3 जो है पॉइंट है किसके, माइकल डॉयले के द्वारा दिया गया है। किसके लिए, जो शांति को स्थापित करने के लिए प्रमुख कारक है, तो उसके गणतांत्रिक उदारवाद के अंतर्गत ये माइकल डॉयले के अनुसार 3 कारक बताए गए हैं। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि शांतिपूर्ण संघ और व्यापार वाणिज्य परक संघ की कल्पना कांट ने गणतांत्रिक उदारवाद के अंतर्गत किया है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या बनता है कि शांतिपूर्ण संघ और व्यापार वाणिज्य परक संघ की कल्पना किसने की, तो कांट ने की है, और यही जो गणतांत्रिक उदारवाद है इसी के अंतर्गत की है। और इन्हीं के विचारों को जो है माइकल डॉयले आगे लेकर आए हैं, पुनर्जीवित किया है। तो ये आपका हो गया उदारवादी दृष्टिकोण के जो 4 स्वरूप थे, उन चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगला टॉपिक आपका रहेगा मार्टिन कापलान का सिस्टम अप्रोच, यानी कि जो मार्टिन कापलान का व्यवस्थावादी सिद्धांत है उस पर हम बात करेंगे। और जो मार्टिन कापलान का व्यवस्था सिद्धांत है, ये राजनीति विज्ञान में एक व्यवहारवादी क्रांति की देन मानी जाती है, और इसमें जो है मार्टिन कापलान का काफी रोल है। और इन्होंने 6 प्रकार के 6 मॉडल दिए हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम अप्रोच है, तो इसमें इन्होंने मार्टिन कापलान ने क्या किया है कि 6 मॉडल दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, शक्ति संतुलन मॉडल यानी द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, दूसरा है शिथिल 2 ध्रुवीय मॉडल द लूज बाइपोलर सिस्टम, तीसरा है दृढ़ 2 ध्रुवीय मॉडल द टाइट बाइपोलर सिस्टम, चौथा है सार्वभौमिक कार्यकर्ता मॉडल द यूनिवर्सल सिस्टम, पांचवा है सोपानीय अंतरराष्ट्रीय मॉडल द हिरार्किकल सिस्टम, छठा है इकाई वीटो सिस्टम द यूनिट वीटो सिस्टम। तो इन सभी पर हम अपने अगले सेशन में यानी कि कल चर्चा करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्टिन कापलान का जो 6 मॉडल दिया गया है सिस्टम अप्रोच, इसके बारे में जो 6 मॉडल दिए गए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम कल लेंगे, और कल ही जो है सारे जो इनके 6 मॉडल हैं उन पे हम सभी पे चर्चा करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियोस, ये सेशन, क्लासेस यूजफुल लग रही हैं तो इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में जितने भी पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।